जीवन में नहीं लौटना। जबकि अगर आपने पढ़ा हो दिव्या, आप देखेंगे कि मारिश की बातों से उसको अच्छा लग रहा है। पहली बार थोड़ा सा वो नहीं चाह रही है आगे बढ़ना, लेकिन उसके बाद उसके मन में ये भाव आना शुरू हो गया कि मारिश के प्रति सकारात्मक भाव है कि ये व्यक्ति ठीक है। इसके बावजूद उसने अपने ऊपर इतनी उदासी ओढ़ रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हाँ नहीं बोलेगी। और मारिश बेचारा लास्ट अटेम्प्ट तक प्रयास करता रहा। इतने प्रयास किए, मतलब शायद वो 15-16 प्रयास उसने किए होंगे उस दौर में, लेकिन उसके बाद भी देखिए रिजल्ट नहीं का नहीं आया। फिर बाद में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला, वो एक अलग बात है। लास्ट में मिला, उससे सफलता मिली। तो जीवन में नहीं लौटने का निर्णय भी उसका अपना निर्णय है। और ये जो अंतः संघर्ष यहां पर चलता रहा, बाकी सब तो बाहरी संघर्ष है, या अंतः संघर्ष है, या अंतर संघर्ष है, मन के भीतर ही भीतर द्वंद्व है। अपनी इच्छाओं से लड़ना, अपने मन से लड़ना, वो भी तो एक संघर्ष है। तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे संघर्ष दिव्या ने ओढ़े हुए हैं। ये एक पक्ष हुआ, आप शुरुआत यहां से कर दें। अब दूसरे पक्ष की बात करें, थोड़ा सा मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ये अस्तित्ववादी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। अब इन शब्दों का जिक्र मत कीजिएगा, केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, आपको पता रहे। अस्तित्ववादी लोग व्यक्तिवादी हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति का निर्णय व्यक्ति द्वारा लिया गया है, इसलिए व्यक्ति पर जिम्मेदारी उसकी आएगी पूरी की पूरी। हमारा जो सजा का पूरा सिद्धांत है, जो क्रिमिनोलॉजी है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि यदि किसी, एक मेंस रिया शब्द आपने सुना होगा, अगर आप कानून के विद्यार्थी कभी रहे हैं, नहीं रहे हैं तो नोट कर लीजिए, MENSRIA, मेंस रिया। कानून की भाषा में इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के हाथों अपराध हुआ, उसका अपराध करने का प्रयोजन था या नहीं, इंटेंशन, उद्देश्य, इरादा। मेंस रिया के लिए शब्द है इरादा या इंटेंशन। दो स्थितियां हो सकती हैं, आपका इरादा अपराध करने का था, अपराध हुआ नहीं आपसे, तो आपने तय किया कि जो रकीब है उसको छोड़ूंगा नहीं। रकीब समझ रहे हैं? रकीब नहीं समझते? प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण, जिसकी वजह से पहले दो कोण मिल नहीं पा रहे आपस में। ठीक है, आप जिसे चाहते हैं उसे कोई और भी चाहता है, और क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपको चिंता है कि जिसको आप चाहते हैं वो भी उसको न चाहने लगे, तो आप उस कंपटीशन को समाप्त करना चाहते हैं। आपने अहिंसक उपाय सारे कर लिए, समझाया, देख भाई तुझसे 3 दिन पहले से मैं देख रहा था, तो किसका हक बना बताओ। बात है जैसे कि वस्तु की बात चल रही होगी, 3 दिन पहले मैंने देखा था, तो ठीक से बिहेव करो। ये सिद्धांत है पुरुषों का आपसे सिद्धांत, जिसने पहले देखा सामान उसका है। तो इस भाषा में बातचीत होती है कि जैसे वस्तुओं की बात चल रही हो, और कॉलेज में घुसते ही लोग वो तेरी भाभी है, ध्यान रखना। अगर उसको देखा, दोनों आंख बाहर निकाल के ना यहाँ रख दूंगा सजा के। तो ये कॉलेज की दुनिया में, विशेष रूप से हिंदी बेल्ट में तो खूब ये सब चलता रहता है। पहले दिन उस लड़की को नहीं पता है, लड़कों में आपस में सारा बंटवारा हो चुका है कि ये इसकी भाभी है, ये उसकी चाची है, उसकी ताई है, ये उसकी बुआ है। सब सिद्धांत तय हो जाते। अब मैंने सुना कि लड़कियां भी आपस में कर लेती कि ये जीजा जी, ध्यान से बात करना इनसे। जब भी इनसे मिलो जीजू बोलना, जीजू, ठीक है। तो अब आजकल स्मार्टनेस उधर भी तो आ गई है, और ठीक भी है, बराबर होना भी चाहिए। पर जब ये कठिन होने लगे, हिंसक होने लगे, तब दिक्कत है। हंसी मजाक में तो सामान्य बात है। अगर कॉलेज में भी आप या को निंदा ही करते रहेंगे तो फिर कॉलेज से जिंदगी जिएंगे कब? लेकिन जब ये चीजें वल्गर होने लगे, हिंसक होने लगे, तब चिंता की बात होती है। अब मान लीजिए कि किसी ने तय किया कि तीसरा कोण जो है रकीब, इसे छोड़ूंगा नहीं, मान नहीं रहा है, तो कई बार समझाया कि देख मैं जाट बुद्धि का आदमी हूं, बीच में मता, मानता ही नहीं है, कह कि मैं तो बात करूंगा। अरे जब कह दिया बात नहीं करनी है, इलाका हमारा, जोरावर हम यहाँ के, और बात ये करेगा, तो मान लीजिए उसने तय किया कि इसको निपटा देते हैं। रात को उसके कमरे में घुसा, हॉस्टल में, चाकू लेके कस के 5-6 चाकू मारे और भागा वहां से कि निपट ही जाए कम वक्त। सुबह उम्मीद थी अखबार में आएगा, अखबार में आया कि कल हॉस्टल के कुछ बच्चों ने तकियों की रुई उधेड़ दी चाकू मार मार के, क्योंकि जिसको आप मारने गए थे वो भाग के फिल्म देखने गया हुआ था, और 3 तकिए रख के रजाई रखी हुई थी ऊपर, और प्रिंसिपल बच्चे को ढूंढ रहा है क्योंकि रुई धुड़वाने के पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में काम हो गया।
प्रिंसिपल ने जिस बच्चे ने ऐसा किया उसको हम 5 रुपए मेहनत आना देंगे और हम उससे और रजाइयां भी देंगे ताकि वो सारी रजाइयों की रुई निकाल दे। अब इसमें अब क्या कहेंगे, इस व्यक्ति ने हत्या की या नहीं की? इसका पूरा इरादा हत्या करने का था, इसके हिसाब से हो भी गई थी, सुबह पता लगा कि हुई ही नहीं, तो इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कम से कम इंटेंशन ऑफ मर्डर तो है ही। और दूसरे केस में हो सकता है कि आपकी इंटेंशन एकदम ना रही हो और आपके हाथों किसी की मौत हो जाए, तब क्या होना चाहिए? तब वही जो सलमान खान के साथ हुआ था कि अगर आपने ड्राइविंग की और शराब एक मात्रा से ज्यादा पी है तो यह माना जाएगा कि आपकी इंटेंशन थी किसी को मारने की। और नहीं तो आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में है, अपनी लेन में चला रहे हैं, अचानक कोई कूद गया आगे आके, उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर ये साबित हो कि आपकी इंटेंशन एकदम नहीं थी और आप नियम के तहत थे तो आपके ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगेगा। अगर साबित हो कि इंटेंशन तो नहीं थी पर आप नियम का उल्लंघन कर रहे थे, लाइसेंस नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, ठीक चल रहे थे, लाइसेंस नहीं था, कोई आगे कूद गया मर गया, तो अधिकतम 2 साल की जेल मिल सकती है। ओवरटेक कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, इतने में अचानक कोई टकरा गया, अधिकतम 2 साल, क्योंकि इंटेंशन नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस से आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके हाथों मौत हुई किसी की, लेकिन आप चाह नहीं रहे थे मारना किसी को, तो मेंस रिया नहीं है, इरादा नहीं है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता देखना कि जब आप किसी के अपराध का फैसला करें उसका इरादा देख ले, चाह क्या रहा है। अब मार्क्सवाद ये मानता है कि जब आप किसी व्यक्ति का निर्णय करेंगे तो बहुत गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि आमतौर पर उसके फैसले उसके द्वारा लेने से लिए नहीं जाते हैं, परिस्थितियां तय करती हैं उसका पूरा व्यक्तित्व, उसके पूरे विचार। तो जरा बताइए कि दिव्या को अगर इस तरीके से देखें तो दिव्या का जो पहला फैसला है, शुरुआत की दिव्या जो है बहुत समझदार, परिपक्व, मैच्योर, ज्ञान से भरी हुई लड़की है, बहुत गोलू किस्म की लड़की है। गोलूपन समझते हैं ना आप लोग? गोलू कन्या है बेसिकली। तो मैं गोलूपन लिखूं या क्या लिखूं यहाँ पर? नहीं, आप परीक्षा में गोलूपन मत लिख के आ जाना, फिर नंबर भी गोलू किस्म के आएंगे, गोल गोल, और फिर मामला बिगड़ जाएगा। आप कह सकते हैं कि भावनात्मक मजबूती का अभाव है। भावनात्मक परिपक्वता का अभाव है। और ये आमतौर पर अमीर घरों के बच्चों में आमतौर पे होता है। अच्छा, आपके पेरेंट्स अगर स्ट्रगल करके बड़े हुए हैं तो उनको एक शिकायत आपसे जरूर रही होगी कि हमने इतनी स्ट्रगल की, हमारे पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, 10 मील दूर साइकिल से या पैदल स्कूल जाते थे, नदी पार करके स्कूल जाते, पता नहीं कौन सी नदी वो वाली है, सारे माँ बाप वही नदी पार करके जाते हैं। एक ही कोई नदी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारों से मिल नहीं रही, कौन सी वो नदी है जिसके माँ बाप से बात करो नदी पार करके स्कूल जाता था, और पुल भी नहीं होता था उस नदी में। हम तो नदी पार करके जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल, कभी साइकिल मिल गई तो मिल गई, धूप में जाते थे, तब हमने पढ़ाई की और हमने अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दी, और ये कद्दू उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं। ना, ये भाव आपके साथ भी हुआ ही होगा अपने घर में। इसका उत्तर है कि ये कद्दू इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इनको सुविधाएं मिल गई हैं। कई बार हम जिसको कारण समझ रहे हैं वो परिणाम है उसका, क्योंकि आपको सुविधाएं नहीं मिली इसलिए आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके ऐसी स्थितियां अर्जित की कि बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। पर चूंकि बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, वो उसकी कीमत नहीं समझ रहे, क्योंकि कीमत वही समझेगा जो स्ट्रगल करेगा। तो स्ट्रगलिंग पेरेंट्स के बच्चे कद्दू टाइप के जो हो जाते हैं आमतौर पे, उसकी वजह यही है कि उनको परिस्थिति ऐसे मिल गई है। और अभी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व ठीक ठाक सुधरा हुआ व्यक्तित्व है, कल को आपकी स्थितियां अच्छी होंगी, आपके जो चुन्नू मुन्नू होंगे वो अच्छी स्थितियों में रहेंगे। चुनिया मुनिया भी, मतलब केवल चुन्नू मुन्नू नहीं, बेटा बेटी दोनों। लेकिन आप पाएंगे कि उनमें वो बात नहीं है जो आप में है। आपको बार बार फील होगा कि मेरे वाली बात नहीं आ रही। गोलू हो गए हैं बच्चे, दिव्या जैसे हो जाएंगे, गोल मटोल बात करेंगे, आत्मा की गहराई, परमात्मा, इस तरह की बातें करेंगे, जो ठोस बात है वो नहीं करेंगे। इस बच्चे के हाथों ये निर्णय हो जाना
ये इसका सोचा समझा निर्णय है या उसके उस कमजोर व्यक्तित्व का परिणाम है, जो कमजोर व्यक्तित्व उसके अपने चाहने से नहीं बना था, उसकी परिस्थितियों से बना था? थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा ना। ये तो सतही नजरिया है जो सार्थ वाला है कि तुमने तो चुना था। कोई प्रेम विवाह कर ले भारत में ना, उसका जीना मुश्किल हो जाता है बाद में। अरेंज मैरिज वाला अपने घर में आराम से बोल सकते जी ठीक नहीं चल रहा है मेरा, आप गलत कर दिया आप लोगों ने। पेरेंट्स चुप रहे थे क्योंकि वो करके लाए थे, फूफा जी गए थे, कहते नहीं बेटा देखो धीरे धीरे हो जाएगा, 7 साल बाद तो पति पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं, तुम इतना विचार मिलने लगते हैं, तुम डरो मत, तुम कोशिश करो। वे सब कह के पट्टी पढ़ा के कोशिश करेंगे किसी तरह से मामला सेट हो जाए। मामला सेट किसी का होता नहीं, अब सेट रहते अंदर ही अंदर, बाहर हंसते रहते हैं सब लोग, तो पेरेंट्स समझाते रहते हैं। लव मैरिज वाले का संकट दोहरा है, बन उसकी भी नहीं रही है क्योंकि बनती किसी की भी नहीं है बेसिकली। एक सीमा से ज्यादा किसी की भी नहीं बननी है, चाहे लव मैरिज चाहे कोई मैरिज हो। पर अगर उसने गलती से अपने घर में कह दिया कि बाबूजी थोड़ा ठीक नहीं बोला, हम तो पहले ही कह रहे थे, तेरे कर्म फूटे थे, तो ही विद्रोही बन रहा था, इससे ही करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, मर ले अब जाके। अब वो बेचारा कहे भी क्या। पर क्या ये नहीं हो सकता, मतलब जो प्रेम विवाह होते हैं आमतौर पे, अगर आप प्रेम विवाह वालों से बात करें तो आमतौर पर जो विवाह हो रहे हैं उनका प्रेम तो 19, 20, 21 की उम्र में हो जाता है। विवाह बेशक 22, 23, 24, 25 में हो, और 19, 20 की उम्र में, 21 की उम्र में इमोशनल मैच्योरिटी कितनी होती है आप सबको पता है, देख रहे होंगे अपना हाल। अच्छा ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा कठोर सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई समझदार व्यक्ति जो मैच्योर हो, ठीक है, जो इमोशनली मैच्योर हो, इमोशनल मैच्योरिटी आमतौर पर 25-30 की उम्र में ठीक ठाक आ जाती है, किसी में थोड़ी पहले भी अगर स्थितियां स्ट्रगलिंग रही हैं तो आ सकती है। स्पेशली जिसके बहुत सारे भाई बहन रहे हों उसमें जल्दी आ जाती है क्योंकि वो सब देख चुका होता है। जिसके घर में भाई या बहन ना हो, लड़की जिसका भाई ना हो, लड़का जिसकी बहन ना हो, उसको गधा बनाना सबसे आसान काम होता है क्योंकि उसे दूसरे जेंडर के बारे में पता ही नहीं कि उसकी हरकतें कैसी होती हैं। जिस लड़के ने अपने घर में अपनी बहन को देखा है, उसका पूरा कद्दूपन देख लिया है, तो वो बाहर भी समझदार रहता है। ऐसे ही किसी लड़की ने अपने भाई को देखा है तो उसको पता है कि लड़कों का बिहेवियर कैसा होता है। जिसके घर में नहीं है उसको दिक्कत ज्यादा है। तो अगर कोई इमोशनली मैच्योर व्यक्ति चाहे आपको गधा बनाना और उसे समय पर्याप्त मिल जाए आपके साथ बात करने के लिए एकांत में, जहां कोई बाहरी दबाव ना हो, वो आराम से बात कर सके आपसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ भी मान लीजिए, आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए? विपरीत लिंग की बात कर रहा हूं। लड़के ये सोच के बोले कोई मैच्योर लड़की या महिला 25-30 की उम्र के बीच में जो मैच्योर हो, समझदार हो, जिसको जीवन का अनुभव आपसे बहुत ज्यादा हो। और लड़कियां ये सोच के कोई पुरुष 25-30 की उम्र का जो जीवन के ठीक ठाक अनुभव रखता हो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता? हाथ खड़ा करें जरा, देखें। ऐसे लोगों की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 12। गुड, अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जीवन में। पर मेरा ख्याल तो ये है कि आपको भी बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि थोड़ा और समझदार आदमी चाहिए होगा। हाँ, यदि किसी की शादी हो गई है तो उसको बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि उसने जीवन को देखा है, या शादी कागजों में नहीं हुई है लेकिन बाकी जीवन उसका वैसा ही है, सहजीवन वाला है, तो भी जिसने उन चीजों को झेल लिया उसको इमोशनली फूल बनाना आसान काम नहीं। लेकिन जो भोला भाला है ना, जो 12वीं क्लास पास की, ग्रेजुएशन किया, अभी तक कहीं किसी से नैन मटक्का नहीं हुआ है, सीधे पढ़ाई करने आए हैं, क्या करना है? IAS करना है। ऐसे वाले जो गोलू बच्चे हैं, हॉबी क्या है? पढ़ना, और नंबर 2 पे कुकिंग करना, घर में मम्मी की हेल्प करना, ये हॉबी है नंबर 2 की। पहली पढ़ना, दूसरी मम्मी की हेल्प करना, 2 ही हॉबी है। तीसरी रंगोली बनाना। ये वाले जो बच्चे हैं ना, आप में से कुछ लोग वैसे तो नहीं है, अगर हैं तो आप ही हैं, नहीं तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको गधा बनाने के लिए 5 घंटे नहीं चाहिए। 5 मिनट तो कम है लेकिन 1 आध घंटा काफी है।
कोई समझदार घाट टाइप का व्यक्ति दास साहब जैसा मिल गया ना, या दास साहिबा मिल गई मान लीजिए, 1 घंटे में, जैसे होरी का बेटा जो है गोबर कैसा गधा बना झुनिया के हाथों, क्योंकि झुनिया की शादी हुई थी, पति मर गया उसका, दंगे में उसकी हत्या हो गई थी, उसको जीवन के अनुभव पता है, और वो ग्वाले की बेटी है, जिक्र भी आता है कि दूध बेचने जाती थी, कई तरह के लंपट मिलते थे, और प्रेमचंद इतना सूक्ष्म लिखते हैं, उसका हल्का फुल्का मनोरंजन भी हो जाता था और 2-4 रुपए की आमदनी भी हो जाती थी। झुनिया के बारे में लिखा हुआ है, उसने अपनी किशोरावस्था से इस तरह के इतने अनुभव लिए हैं, फिर विवाह हुआ, मुंबई में रह के आई है, अब गांव में है, और गोबर कौन है, 16 साल का, वो एकदम जो बेसिक रॉ किस्म की जवानी होती है वैसा है, जिसे कुछ नहीं पता, उसे केवल सुंदरता आकर्षित करती है, उसे इसके अलावा कुछ नहीं पता है। और 2-4 बार की बात में उसको क्या लग रहा है कि इतनी समझदार औरत दुनिया में कैसे हो सकती है कोई और। ये जो गोलूपन है, तो विश्वास कीजिए जिनको लग रहा है कि वो बहुत समझदार हैं, अभी आपको अंदाजा नहीं है, कोई घाघ मिल गया ना, 1 घंटे में आपका इमोशंस की दुनिया में, मतलब वर्लपूल जो होता है ना, तूफान मचा देगा। आप इमोशनली चीखने चिल्लाने बेचैनी के सर पे आ जाएंगे, उसको इमोशंस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है इमोशंस के लेवल पर। और मान लीजिए आपके 20-21 की उम्र में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, तो समझदार व्यक्ति है, उसे अच्छे से पता है कि उसे आपसे क्या चाहिए। आपका पैसा चाहिए, आपका सौंदर्य चाहिए, आपका समय चाहिए, अपनी बोरियत दूर करने के लिए कंपनी चाहिए, उसको अच्छे से पता है। उसके अंदर इमोशंस रत्ती भर नहीं है, इमोशंस पहले 3-4 जगह देके खत्म कर चुका है, अब है ही नहीं इमोशंस उसके पास, है ही नहीं उसके पास इमोशंस, और वो आपके साथ खेल रहा है। उसको पता है कि मैं ये वाली बात इस तरीके से बोलूंगा तो ये इमोशनल हो जाएगा या हो जाएगी, वो उसी बात को उसी लहजे में कहता है, तो सामने वाले की भावनाओं की दुनिया में क्रांति, उत्पात, वो सब होना शुरू हो गया है। जैसे पगला गया है, करवटे बदलते रहे, वो खराटे मार मार के सो रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब उसके बाद अगर मैं ये कहूं, भगवान ना करे, मान लीजिए कि आपकी ये कहानी है, आपके साथ ऐसा हुआ, मान लेते हैं, है ना, और जीवन में एक आध बार ऐसा होना कोई ऐसा आश्चर्य की बात भी नहीं, ऐसा हो भी जाता है। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ, और मैं आपसे ये कहूं, आपका अपना चुनाव है, क्यों चुना था भाई, मना कर देते, दोनों ऑप्शन थे, हाँ बोले कि ना बोले, ना क्यों नहीं बोला, तुम ही जिम्मेदार हो। तो कैसा लगेगा आप लोगों को उस समय? आप कहेंगे यार हमें क्या समझ थी उस समय, तो तुम्हें तो नहीं थी, दिव्या को थी। उसका गोलूपन भी तो परिस्थितियों से आया है, जैसे आपका गोलूपन परिस्थितियों से आया है। अभी अगर आप गोलू हैं तो इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां ऐसी नहीं मिली कि मैच्योर नहीं हुए। इसलिए जहां आप गहराई में उतरेंगे, कोडवेल के लेवल पर जाएंगे ना, कोडवेल साबित कर देगा कि इसके निर्णयों में जो अपरिपक्वता है, वो अपरिपक्वता और ये वाला जो भय है, घर में नहीं बताऊंगी, तूफान मच जाएगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये भय भी, ये सारा का सारा उस भावनात्मक मजबूती के अभाव और परिपक्वता के अभाव की वजह से है, जो खुद उसकी परिस्थितियों का योगदान है। और लेखक मार्क्सवादी है, तो मार्क्सवादी लेखक क्या साबित करना चाहेगा कि दिव्या की समस्या दिव्या नाम की एक लड़की की समस्या थी, या उस जमाने में किसी भी लड़की की समस्या थी। और जब किसी की भी थी तो वहां परिस्थितियों का मामला आएगा, व्यक्तित्व का मामला नहीं आएगा। तो यदि मुझे इसका उत्तर लिखना होगा तो मैं तो अंत में यही साबित करूंगा, मैं पहले ये सब कहानी सुना दूंगा कि पहली बार में ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्या के संघर्ष उसके अपने निर्णयों से आए हैं, और ऐसे निर्णय 3 तो हमें दिखते ही हैं, या इसका जिक्र भी करते बाद में चौथा। फिर पैरा चेंज करके कहेंगे कि किंतु अगर थोड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो सवाल यह भी है कि व्यक्ति के निर्णय की प्रक्रिया में उसकी अपनी भूमिका कितनी होती है और उसके परिस्थितियों की भूमिका कितनी होती है। चाहे तो कॉडवेल का जिक्र भी कर दे, रसेल का भी जिक्र कर दे। रसेल जैसे विचारक या सार्थ जैसे विचारक मानते हैं कि व्यक्ति के निर्णय उसके अपने निर्णय हैं, जबकि कॉडवेल और मार्क्स मानते हैं कि व्यक्ति के निर्णय भी उसकी परिस्थितियों से बनते हैं, क्योंकि उसके विचार, उसके सपने, सब कुछ परिस्थितियों से आता है। इस कोण से देखें तो दिव्या के सारे निर्णयों के मूल में उसका वो व्यक्तित्व है
और वो व्यक्तित्व उसकी अपनी परिस्थितियों से निर्धारित हो रहा है, ना कि उसके चाहने से बन रहा है। तो निष्कर्ष ये होना चाहिए कि दिव्या की परिस्थितियों की वजह से संघर्ष है। जैसे ही आप कहेंगे चुना हुआ संघर्ष है, आप उसको बेवकूफ साबित करना चाह रहे हैं कि पागल लड़की थी, जबरदस्ती संघर्ष चुन लिए और इसलिए ऐसा हो गया। बौद्ध काल के जमाने की बात है, आज के जमाने में तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं है। एक नीना गुप्ता के केस में शायद जिक्र किया हुआ आपसे, एक बार हुआ था जिक्र क्लास में, शायद क्लास के बाद किसी ने पूछा तब मैंने बताया। चलिए आप ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए पहले कि कल्पना कीजिए कि आज के जमाने में, ठीक, आज के जमाने में कोई लड़की अविवाहित है और गर्भवती है, एज्यूम कर लेते हैं, और किसी वजह से गर्भपात नहीं हो सकता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसमें है। आप ये बताइए कि आज के जमाने में कितने प्रतिशत लड़कियां भारत में ऐसी हैं जो इस बात को अपने परिवार से डिस्कस कर लेंगी कि ऐसा हो गया है? अनुमान बताइए, परसेंटेज बताइए। 5%। ये आज के जमाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में, और उम्मीद कर रहे हैं दिव्या से कि उसने बताया क्यों नहीं घर में। आज के जमाने की हालत ये है, फिर वो क्या करेंगी? वो सारे संभव उपाय कि जान भी बच जाए, हो सके तो बच्चा भी बच जाए, हमारे पास ना रहे। जैसे जिन दिनों वो होने वाला है, कोई बहाना लगा के किसी पढ़ाई वढ़ाई के लिए बाहर निकले, वहां हुआ, अनाथालय में उसे छोड़ के भाग लिए वहां से। इससे अनाथालयों के बाहर ना एक पालना लगा रहता है, खाली पड़ा रहता है, और महीने भर में 2-4 बार ऐसा अक्सर होता है कि वहां एक बच्चा सुबह मिलता है उनको पड़ा हुआ। वो उन्हीं माओं के लिए होता है जो मजबूर है, बच्चों को मारे नहीं, कम से कम वहां छोड़ दे, इससे लगाते हैं। और वहां सीसीटीवी नहीं लगाते जानबूझ के, ताकि ये दबाव ना रहे कि हमारी पहचान सामने आ जाएगी। और मान लीजिए ये ऑप्शन में ना हो, रहना गांव में ही है, तब वो क्या करेगी? या तो भागेगी या आत्महत्या करेगी, और क्या विकल्प बचेगा? 21वीं सदी का हाल ये है, तो बौद्ध काल में कैसे इससे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए परिस्थितियों की बात समझे। नीना गुप्ता नाम की एक महिला है, कभी आप चाहें तो उनको नेट पर सर्च करें। अभी ये जो फिल्म आई है ना बधाई हो, बधाई हो में जो लीड एक्ट्रेस है वो नीना गुप्ता ही है। हाँ, इनका 1980s के जमाने की बात है कि विवियन रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडीज टीम में कप्तान थे उस समय क्रिकेट में, वो भारत आए हुए थे। इन दोनों का प्रेम संबंध था, तो एक गर्भवती हुई उस दौरान। अब 1970 के दशक में जो एमटीपी एक्ट था पारित हो चुका था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता था, तो इनके सब रिश्तेदारों ने यही सलाह दी कि भाई गर्भपात करवा लो। पर इनको लगता था कि भाई मेरे प्रेम का एक प्रतीक है बच्चा, तो मैं कैसे उसको मार दूं। तो इस महिला ने ठान लिया कि मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। ये 1980 के दशक की बात है, 80 के दशक के अंत के समय की बात है, 85 के आसपास की बात है शायद, क्योंकि हम उस समय बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन उस समय टीवी पे अखबारों में चीजें चल रही थी ये सब। मतलब भारतीय समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस महिला को जलील करने की, और ये मतलब पहाड़ की तरह खड़ी हो गई कि चाहे कोई कुछ कर ले मैं बच्चे को नहीं मारूंगी। फिर ये मां बनी, दुनिया भर में मजाक बनाया, इसका जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने, इतना ट्रोल किया इसको। अब उसकी बेटी जो है वो अफ्रीकन इंडियन है, क्योंकि बाप अफ्रीका मतलब सॉरी वेस्ट इंडीज का है और बेटी मतलब माँ यहाँ की है। मसाबा गुप्ता नाम है उस लड़की का, कभी ट्विटर पे या फेसबुक पे देखिए, बहुत स्मार्ट लड़की है। और उसको रेशियल बहुत सारा झेलना पड़ता है इनजस्टिस, क्योंकि उसका जो हुलिया है वो कुछ उस वेस्ट इंडीज से मिलता जुलता है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसके खिलाफ लोगों ने व्यंग्य किए फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे, तो उसने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया उन चीजों का, बहुत रोचक पक्ष है वो भी। एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है पिछले 20-30 साल में हमें, वो भी 21वीं सदी और 20वीं सदी के अंत की बात हो रही है। इसलिए जब किसी का मूल्यांकन करना तो परिस्थितियों को ध्यान रखें कि उन परिस्थितियों में यह संभव नहीं रहा होगा कि वो अपने घर में कहे या कुछ और करे। तो पहला मामला गोलूपन, भावनात्मक दबाव में आना। दूसरा, अपने घर से न कह पाना, क्योंकि उस जमाने में ऐसा संभव नहीं था कि लड़की अपने पेरेंट्स से ऐसी बात कह सके, बहुत मुश्किल बात है। चलिए समाप्त हुए सारे सवाल।
अब एक काम करते हैं, क्या इनमें से कोई एक आध सवाल आप बताएंगे जो आपसे नहीं हो रहा, समझने के बाद भी लिख नहीं पा रहे हैं, तो फॉर्मेट हम समझ लें उसका, या लिख लेंगे धूमधाम से? दोनों में अब चुप है, एकदम बराबर मात्रा में चुप है। पांचवा, दिव्या के पात्र परिस्थितियों के वशवर्ती हैं तथा उनके हाथों नाच रहे हैं, जबकि उपन्यास के प्राकथन में यशपाल ने लिखा है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है, मनुष्य भोगता नहीं करता है। दिव्या की कथा वस्तु और चरित्र चित्रण के विशेष संदर्भ में बताएं कि क्या लेखक अपने प्रतिपाद्य में सफल हुआ है। मैं इसका उत्तर आपको लिखवा दूं फॉर्मेट? अच्छा लिखिए, चलिए ये प्रश्न का हेडिंग बना लीजिए। ये प्रश्न आया था कौन से साल में? 2006 में आया। ठीक, संकेत कर लीजिए 2006 वाला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। जब भी ऐसा प्रश्न हो, प्रश्न की उत्तर की भूमिका में उस डिबेट को स्पष्ट कर दीजिए कि डिबेट है क्या। ठीक है, लिखिए। नंबर 1, यशपाल मानववादी रचनाकार हैं। और मनुष्य की क्षमताओं में अगाध विश्वास रखते हैं। और मनुष्य की क्षमताओं में अगाध विश्वास रखते हैं। दिव्या के प्राकथन का सार यही है, दिव्या के प्राकथन का सार यही है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है। भू में बिंदी मत लगा देना। दिव्या के प्राकथन का सार यही है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है। अब केवल मनुष्य भोगता नहीं करता है, इन 5 शब्दों को उदाहरण में कर लीजिए। उदाहरण बंद कर दीजिए, उसके आगे लिखिए, अर्थात वह परिस्थितियों का दास न होकर, अर्थात वह परिस्थितियों का दास न होकर खुद ही परिस्थितियों को गढ़ता है, खुद ही परिस्थितियों को गढ़ता है। अच्छा, एक मिनट रुक के मैं एक बात और बोल दूं। जो पिछला प्रश्न था ना, ये सारी बातें लिखने के बाद आप अंत में एक बात जरूर कहिएगा कि दिव्या के संघर्ष परिस्थितियों से आए हैं, किंतु अंत में उसका संघर्षों से जीत जाना परिस्थितियों से नहीं, उसके व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा हुआ है। अंतिम बिंदु आप ये वाला बना सकते हैं उसमें। ठीक है, जो इस प्रश्न में बन रहा है। देखिए, कुछ समीक्षकों का दावा है, कुछ समीक्षकों का दावा है कि प्राकथन में की गई यह घोषणा, कि प्राकथन में की गई यह घोषणा उपन्यास की कथा वस्तु और चरित्र योजना में, कि प्राकथन में की गई यह घोषणा उपन्यास की कथा वस्तु और चरित्र योजना में साकार नहीं हो सकी है, क्योंकि दिव्या के लगभग सभी चरित्र, क्योंकि दिव्या के लगभग सभी चरित्र परिस्थितियों के वशीभूत होकर, वशीभूत शब्द आया पहले कभी? परिस्थितियों के वशीभूत होकर कठपुतली की तरह नृत्य कर रहे हैं। परिस्थितियों के वशीभूत होकर कठपुतली की तरह नृत्य कर रहे हैं। पूर्ण विराम। ये हो गई भूमिका।
भूमिका में अपने, क्योंकि प्रश्न बहुत जटिल सा है ना, उसको सरल कर दिया कि ये मसला ये है। अब ऐसे डिबेटेबल प्रश्न में हमेशा आप दोनों पक्षों को बारी बारी उठा लीजिए। पहले उठाइए इस पक्ष को कि हाँ कुछ मामले में सही बात है कि वशीभूत हैं, फिर किंतु ज्यादा सही बात यह है कि मानववाद दिखता भी है। तो बिंदु क्रमांक 2 में दिखाएंगे हाँ कुछ मामलों में सही बात है। लिखिए नंबर 2 लिखिए। यह बात सही है कि दिव्या के कुछ चरित्र, यह बात सही है कि दिव्या के कुछ चरित्र परिस्थितियों के वशीभूत हैं। पूर्ण विराम। वे बहुत बुरी स्थितियां होने के बावजूद, वे बहुत बुरी स्थितियां होने के बावजूद ऐसी हिम्मत नहीं दिखाते, ऐसी हिम्मत नहीं दिखाते कि परिस्थितियां बदल डालें, कि परिस्थितियां बदल डालें। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए छाया और धाता सहित सैकड़ों दास दासी, सैकड़ों दास दासियां शोषण झेलने को मजबूर हैं, शोषण झेलने को मजबूर हैं, किंतु उनकी तरफ से कोई विद्रोह नजर नहीं आता, किंतु उनकी तरफ से कोई विद्रोह नजर नहीं आता। पूर्ण विराम। धर्मस्थ देव शर्मा का धर्मस्थ देव शर्मा का सर्वोच्च न्यायाधीश होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायाधीश होने के बावजूद पृथुसेन के पक्ष में न्याय न कर पाना भी ऐसा ही उदाहरण है। पृथुसेन सर्वाधिक योग्य होने के बावजूद, दासपुत्र होने के कारण, सर्वाधिक योग्य होने के बावजूद दासपुत्र होने के कारण समुचित सम्मान हासिल नहीं कर पा रहा। तो रत्नप्रभा, तो रत्नप्रभा यह मानने के बावजूद कि कुल नारी का जीवन वेश्या से बेहतर है, तो रत्नप्रभा यह मानने के बावजूद कि कुल नारी का जीवन वेश्या से बेहतर है, कौमा अपनी नियति बदलने में असमर्थ है, अपनी नियति बदलने में असमर्थ है।
अंत में दिव्या का मल्लिका की उत्तराधिकारी न बन पाना भी, अंत में दिव्या का मल्लिका की उत्तराधिकारी न बन पाना भी ऐसा ही प्रसंग है। नंबर 3, किंतु यह कहना गलत होगा कि दिव्या की कथा वस्तु और चरित्र योजना में किंतु यह कहना गलत होगा कि दिव्या की कथा वस्तु और चरित्र योजना में सभी प्रसंग ऐसे ही हैं, सभी प्रसंग ऐसे ही हैं। पूर्ण विराम। ऐसे बहुत से चरित्र हैं जो परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। ऐसे बहुत से चरित्र हैं जो परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और अपनी स्थितियां बदल डालने में सफल हुए हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए दिव्या द्वारा अंत में मारिश का चयन दिव्या द्वारा अंत में मारिश का चयन ऐसा ही स्वतंत्र निर्णय है। पूर्ण विराम। प्रेस्थ दासत्व से मुक्त होकर प्रेस्थ दासत्व से मुक्त होकर सागल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना है, तो पृथुसेन दासपुत्र होकर भी सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है। रुद्रधीर 6 वर्षों के देश निकाले के बावजूद सत्ता पर कब्जा करने में सफल हुआ है। सत्ता पर कब्जा करने में सफल हुआ है और मारिश निम्न वर्ग से होने के बावजूद वैचारिक गहराई के चलते या वैचारिक गहराई और समता मूलक दृष्टि के चलते दिव्या के प्रेम का अधिकारी बना है, दिव्या के प्रेम का अधिकारी बना है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज कर लीजिए। नंबर 4,
स्पष्ट है कि दिव्या के प्राकथन में यशपाल द्वारा की गई घोषणा उपन्यास में भी साकार हुई है। और विराम। लेखक ने सभी पात्रों को संघर्षशील नहीं दिखाया है। लेखक ने सभी पात्रों को संघर्षशील नहीं दिखाया है, क्योंकि ऐसा दिखाने से उपन्यास अयथार्थ हो जाता। ऐसा दिखाने से उपन्यास अयथार्थ वादी कर ले अयथार्थवादी हो जाता और विचारधारा थोपे जाने का आक्षेप लगता। और विचारधारा थोपे जाने का आक्षेप लगता। और विराम। इसलिए यशपाल ने लेखकीय अनुशासन की हदों में रहते हुए इसलिए यशपाल ने लेखकीय अनुशासन की परिधि में रहते हुए महत्वपूर्ण पात्रों को अपनी परिस्थितियां गढ़ते हुए दिखाकर अपनी परिस्थितियां गढ़ते हुए दिखाकर पाठक को यह संदेश दे दिया है पाठक को यह संदेश दे दिया है कि यदि वह चाहे तो अपने हाथों अपनी नियति गढ़ सकता है। कि यदि वह चाहे तो अपने हाथों अपनी नियति गढ़ सकता है। बस शब्द थोड़े ज्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल 350 के आसपास या उससे भी ज्यादा। गिनो मत एक एक, बस ऐसी अनुमान से बता दो भाई। जो भी 300 तक आपको लिखने होंगे, उससे ज्यादा तो कम कर लीजिएगा। ये प्रश्न किसने कहा था?
बात समझ में आ रही है कैसे करना है? तो रूपरेखाओं के साथ एक आध प्रश्न का उत्तर लिखने से ना थोड़ा आपको मूर्त रूप में समझ में आएगा कि लिखना कैसे है उत्तर। अब हम मान लें कि दिव्या पूरी हो गई या पूरा हो गया? पूरी हो गई तो लग रहा कैरेक्टर बात चली, दिव्या उपन्यास पूरा हो गया है ना। अब अंत में एक काम कर लेते हैं, आज हमारे पास अभी 20-25 मिनट है, तो एक व्याख्या करके देखते हैं, थोड़ा व्याख्या का अभ्यास भी हो जाए। कोई एक बताइए दिव्या में से कोई ऐसा प्रसंग, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि व्याख्या में चुनौती क्या होती है। आपके नोट्स में जो एग्जाम्पल्स है ना, उसमें से भी कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो उपन्यास की पंक्तियां हो। कौन सा? 10वां क्वेश्चन, दिव्या में मनुष्य के विश्वास, विधान और विवशता के सत्य को अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का यत्न किया गया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 2 प्रश्नों को हठपूर्वक जोड़ दिया है, ठीक है। जो पहला हिस्सा है वो ये बता रहा है कि दिव्या में मनुष्य के विश्वास, विधान और विवशता के सत्य को देखने का प्रयास किया गया है, और दूसरा जो प्रयास किया गया है वह अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का किया गया है। अब मेरी बात समझ रही है? अब इसमें करना क्या चाहिए? पहले आपको बताना है कि विश्वास, विधान और विवशता का सत्य कहां कहां दिखता है। तो मनुष्य के विश्वास का मतलब, यह विश्वास का मतलब है आस्थाओं से, कि जिन जिन में उसको विश्वास है। विधान और अच्छा, विश्वास का मतलब कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। विधान यानी सिस्टम्स, विवशता यानी मजबूरी। तो बताइए कि दिव्या में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने विश्वास की बदौलत अपने स्थितियों को बदला है? 2-4 बता देंगे। दिव्या है, प्रेयस्थ है। ऐसे कुछ विधान बताइए जहां मनुष्य फंसा हुआ है, चीज गलत है पर वो चल रही है सिस्टम में, तो चल रही है, क्या करें? दास व्यवस्था है, स्त्रियों के मामले में विवाह व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। विवशता, ऐसे कौन से चरित्र हैं जो कुछ तो उस विधान का फायदा उठा रहे हैं, कुछ उस विधान के पीड़ित हैं, वंचित हैं, किंतु विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस दास हैं, है ना, पृथुसेन ने तो कर लिया, प्रेस ने कर लिया, लेकिन जो कुल नारियां हैं, वेश्याएं हैं, वो सब ऐसी जिंदगी ढोने को मजबूर हैं जो वो चाहते नहीं हैं। ये सब ले फिर आप बताएंगे कि ये तीनों प्रसंग यशपाल वर्तमान में भी दिखा सकते थे, अतीत में भी। झूठा सच में वर्तमान में ही दिखाए हैं। पर इस उपन्यास को लिखते हुए यशपाल ने अपने अतीत के मोह को केंद्र में रखा है। उन्होंने अतीत से सिर्फ वातावरण लिया और उसमें कल्पना से भरी कहानी लिखी, और इसलिए अतीत की पृष्ठभूमि पर कल्पना की कथा में विश्वास, विधान और विवशता के सत्य को प्रस्तुत किया। कभी कभी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो ना, आप ध्यान से देखिए कि उसमें एक नहीं 2 प्रश्न है, उनको अलग कर लीजिए पहले, फिर एक सीक्वेंस में उन दोनों का उत्तर दे दीजिए, तो बात बनेगी। और भी कोई है? हो गया? व्याख्या खेलें? तो कोई एक बताइए व्याख्या के लिए कोई पंक्ति अगर हो तो। फॉर्मेट ना, नहीं फॉर्मेट ही मैं एक उस एग्जांपल से समझा दूंगा ना, इसीलिए कह रहा हूं। कोई एक बता दीजिए पंक्ति, 2-3 पंक्तियों का समूह आपके नोट्स में उदाहरण के रूप में लिखा हो, जो आपको लगता हो कि व्याख्या में आ सकता है। व्याख्या में आमतौर पर वो पंक्तियां आती है जिसमें कोई सेंस होती है, कोई मीनिंगफुल बात कही गई होती है। पर व्याख्या ऐसी नहीं आएगी कि होरी उठा, उसने किवाड़ बंद कर दिया, धनिया ने पूछा किवाड़ काहे बंद किया है, होरी ने कहा कि भूसा लेके जाना है, अब इसकी व्याख्या करो। अब इसकी व्याख्या कोई नहीं पूछेगा आपसे। व्याख्या होगी तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? मोटा वह होता है जिसको न ऋण का सोच होता न इज्जत का। आज के जमाने में मोटा होना बेहयाई है, मजा तो तब है कि जब सारे मोटे हों। ये गोदान के अंत में हीरा और होरी की बातचीत चल रही है, उसमें होरी से हीरा ने कहा कि भैया बहुत दुबले हो गए हो, तो भैया को ज्ञान देने का मौका मिल गया है। भैया के मुंह से यश खुद प्रेमचंद बोल रहे हैं, मैं उनका मार्क्सवाद दिख रहा है पूरा का पूरा। इससे व्याख्या आएगी। तो आपके नोट्स में अधिकांश उदाहरण वही हैं जो वैचारिक कथन है, वहां से व्याख्या आ सकती है। कोई एक बताइए ना भैया, आप लोग कुछ तो खुद भी करो। हाँ बताइए कौन सा है? बहुत लंबा मत जाना, सबको लिखना पड़ेगा ना। अच्छा व्याख्या मिली ही आपको शायद, अच्छा ये तो अलग है। देखिए भी एक कथन है, मैं पढ़ता हूं, आप बताइए अगर आप इसको उपयुक्त समझे तो उसकी व्याख्या कर लेते हैं। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय हैं।
पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। अच्छा कथन है, इससे व्याख्या आ सकती है। तो मैं ये कथन आपको लिखवाऊं, ये आप नोट्स में से लिख लेंगे अपने आप? नोट्स में से लिख लेंगे। इसकी शर्त है कि नोट्स देखे हो आपने, और ये नोट्स में कौन से पेज पे ये पता हो आपको। तो दिव्या के नोट्स में पेज नंबर 3, अगर नोट्स है तो निकाल लीजिए, नहीं तो संकेत नोट कर लीजिए। लिखिए, एक हेडिंग बनाइए व्याख्या का, और उसमें लिखिए नारी प्रकृति के विधान से नहीं ... आश्रय भी है। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, उसके बाद 3-4 डॉट्स लगा लीजिए और अंत में लिखिए आश्रय भी है। इस कथन को हम बेस बना के थोड़ा समझ सकते हैं कि व्याख्या कैसे लिखते हैं। मेरे पास वो है कागज, तो आप अपना रख ही लीजिए, किसी को देखिए। अब देखिए, क्योंकि ये पहली व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, तो ज्यादा रुचि हमारी किस चीज में, फॉर्मेट समझने में है। और अगर आप कहेंगे तो एक आध व्याख्या और भी कर लेंगे ताकि आप सहज हो जाएं। सारे खेल का जो मूल नियम है वो ये है कि आपको पेपर 2 प्रश्न 1 और 5, ठीक, प्रश्न 1 से 4 तक पहला खंड है, 5 से 8 तक दूसरा खंड है। प्रश्न 1 में 5 व्याख्याएं आएंगी, प्रश्न 5 में भी 5 व्याख्याएं आएंगी। 10 व्याख्याएं लिखनी है परीक्षा में, स्पष्ट एकदम, पहले भी बताया था आपको। और बाकी में से भी 3 प्रश्न, यानी कि 9 प्रश्न, क्योंकि हर प्रश्न के 3 हिस्से आते हैं। तो पेपर 2 में कुल मिला के आपको 10 व्याख्याएं और 9 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये मान के चलिए 19 व्याख्याएं होती हैं 10-10 नंबर की। जो प्रश्न होते हैं वो या 15 के या 20 के होते हैं, 15 से 20। और क्योंकि कुल 250 नंबर है और कुल मिनट है आपके पास 180, तो इसका मोटा मोटा फार्मूला क्या निकलेगा कि आपको 1 अंक के लिए कितने मिनट मिलेंगे, उससे फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 250 अंकों के लिए अगर 180 मिनट हैं, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 1 अंक के लिए आपके पास लगभग 1.5 से थोड़ा कम 1.4 के आसपास मिनट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 10 अंकों की जो व्याख्या है उसके लिए हमारे पास कितना समय है, 250, यानी कि 1/25 महत्व है। तो 180 को 25 से भाग देके देख लीजिए कितना बना, 6.66 बनेगा लगभग, या 6.8 बन जाएगा लगभग, ठीक है। तो आप 7 मिनट लगभग मान के चलिए। 7 मिनट में आप कितने शब्द लिख सकते हैं वो आपकी व्याख्या का साइज है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनकी स्पीड थोड़ी तेज है। कुछ लोग ऐसे 30 मार्क हैं कि 7 मिनट में 200 शब्द लिख देते हैं, और मजे की बात है उसको बाकी लोग पढ़ भी पाते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। लिख तो मैं भी देता हूं, लेकिन उसको पढ़ फिर मैं ही सकता हूं, या मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं। तो 7 मिनट में अगर आप 200 शब्द लिख सकते हैं तो 200 लिखिए, वो तो शानदार बात हो जाएगी, बहुत फायदे की बात है। जनरली आप मान के चलिए कि 10 नंबर का मतलब है कि आप 125 से 150 शब्द, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। गति अच्छी है तो 200। तो आप मुझे पहले बता दें कि हम क्या अपना रेंज क्या लेके चले। आप अच्छी स्पीड से लिख लेते हैं? आप में से कितने लोग 7 मिनट में 200 शब्द लिख लेते हैं सोच समझ के, मतलब विचार भी दिमाग में रहता है?
हाथ खड़ा करें, शर्माइए मत। गुड, 10-15 लोग हैं। असली पता क्या है, आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं कि लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, वो हाथ खड़ा करें। असली ये है, पता ही नहीं है, कभी घड़ी देख के लिखा ही नहीं है ना। तो आज का होमवर्क क्या है, सामने घड़ी रख के पहले एक विषय पर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपने पढ़ा तो होगा ही, सारा समझा होगा। किसी एक विषय को पहले पढ़ लीजिए, फिर सामने रखिए घड़ी, ठीक है। तो 6 मिनट में कितना हुआ, 7 में कितना हुआ, 8 में कितना हुआ, एक रेंज का आइडिया लगा लीजिए। उससे आप ये तय कर पाएंगे कि आप जीएस में और साहित्य में किस उत्तर में कितना लिखेंगे। फिर प्रैक्टिस उसी अनुपात में कीजिए, ताकि परीक्षा में लगे कि आप अपने ही मैदान में हैं, अचानक मैदान बदल नहीं गया, ठीक है। 150 शब्द हम मान लेते हैं कि एक ठीक आकार है, जो ना बहुत छोटा ना बहुत ज्यादा है। केवल 150 शब्दों में व्याख्या करनी है। आपको जो मॉडल व्याख्याएं हम दे रहे हैं वो 1000 शब्दों की दे रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता भी था, लंबी व्याख्या लिखनी होती थी, अब ऐसा नहीं होता है। वो देने का प्रयोजन क्या, ये भी समझ लीजिए। जब व्याख्या वाला प्रश्न है तो आपको उसमें क्या लिखना है पहले देखिए। सबसे पहली बात है, व्याख्या में हेडिंग बना बना के लिखना है। धूमधाम से हेडिंग बनाइए, कोई डरने की बात नहीं है। पहले हेडिंग का नाम रखिए संदर्भ ओब्लिक प्रसंग, ऐसे। ये इसका उल्टा कर लीजिए, प्रसंग ओब्लिक संदर्भ, कुछ भी कर लीजिए। प्रसंग और संदर्भ में क्या अंतर है मुझे आज तक नहीं पता लगा, पर कुछ लोग बताते हैं कि इसमें कोई अंतर होता है। तो कोई ऐसा मिले उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन आप दोनों को एक मान के चलिए आराम से। दूसरा हेडिंग बनाएंगे व्याख्या। फिर तीसरा हेडिंग, हेडिंग के नंबर नहीं लिखेंगे 1 2 3, सिर्फ हेडिंग बनाएंगे। मैंने मिटाई देता हूं, वरना आप लोग बना के आ जाओगे, फिर कहोगे बोर्ड पे बनाया था आपने, ठीक है। तीसरा हेडिंग है विशेष। ठीक, विशेष के अंदर आप नंबर बना बना के लिखेंगे, 1 2 3। अगर 3 विशेष लिख दिए तो काम ठीक हो गया है। संकट आ पड़े तो चौथा हेडिंग बनेगा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता की प्रासंगिकता यह कि आपको उत्तर नहीं आता है, फिर भी नंबर लेने हैं, ठीक है। प्रासंगिकता इससे लिखते हैं, क्योंकि आप फंस गए हैं, क्या लिखें समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप बताएंगे कि ये पंक्तियां आज के जमाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी गोपियां कृष्ण से ऐसी बात करती हैं, देखना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में देखो। तो ऐसा तो मत लिखिएगा, लेकिन हाँ ये दिखाते हुए कि आज भी ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ लिख के आइए। अगर प्रासंगिकता हेडिंग ना बनाना हो तो प्रासंगिकता वाला बिंदु इसमें भी समाया जा सकता है, विशेष में भी। बात समझ में आ रही है। अब है कि संदर्भ प्रसंग में क्या लिखना है, तो संदर्भ प्रसंग में 2 बातें लिखनी है। एक तो ये पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है, उसके लेखक कौन है, ये पहली बात हो गई। 2-4 शब्दों में तारीफ भी कर देनी है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान से लिया गया है। टैं 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 पीछे बैकग्राउंड में आवाज कान के अंदर बजनी चाहिए, ऐसे कुछ लिखना। तो ऐसे आप 20-25 मतलब प्रसंग ना लिख के रख लीजिए पहले से अपने शब्दों में, परीक्षा में उसी की जगह चेप किया जाना है बस। क्योंकि एक व्यक्ति से एक ही व्याख्या मैक्सिमम आएगी, वही आपने वाक्य रटा वही जाके चिपका के आ जाइएगा। साथ में अगर पता हो तो रचना में कहां से है, रचना में कहां से, यानी कि कौन सी परिस्थिति में यह बात कही गई है। परिस्थिति क्या है, पात्र कौन है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। अगर पता हो तो, ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आमतौर पर नहीं ही पता होगा, कोई तनाव की बात नहीं है। आमतौर पर तो पहली वाली बात भी नहीं पता होगी कि कौन से उपन्यास से लिया गया है। हाँ, उपन्यास पता लग जाएगा, उपन्यासकार बता देंगे तुरंत, बस उपन्यास नहीं पता लगता है। तो उसमें अच्छा तरीका तो कि पढ़ लें, नहीं तो वो जो लड़का था उसने मेरे ख्याल से परीक्षा में आदान प्रदान करके पता कर लिया होगा आसपास से। अच्छा, परीक्षा में इतनी खुसर खुसर लोग कर लेते हैं, आप कितना भी मतलब अगर आप FBI के लोग भी लगा देंगे ना इन्विजिलेशन करने के लिए, तब भी लोग इतना तो आपसे कर लेते हैं।
चौथा चौथा चौथा, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। जब तक FBI की बात खत्म हो गई, ज्ञान का अंतरण हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसा करना जुर्म है, अपराध है, पकड़े गए तो हमेशा के लिए UPSC से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा खतरा है कि जिससे पूछ रहे हैं वो सुपात्र है या नहीं, ये देख लीजिएगा। कई मूर्खों में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, आपका सही का गलत करवा देंगे, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप घबरा जाएंगे। तो अच्छा उपाय क्या है? गोदान पढ़ोगे या इस रास्ते पे चलोगे? पढ़ेंगे, है ना? तो एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, ठीक है। एक वाक्य, ये एक वाक्य, ज्यादा लंबा नहीं, मुश्किल से 50 शब्दों में निपटा दीजिए इसको। 50 शब्द, 50 भी ज्यादा है, 40 होने चाहिए वैसे तो, 40-50 कर लीजिए। व्याख्या में क्या करना है कि जो कहा गया है उसी बात को अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में समझाते हुए। कई बच्चे ऐसी गोलूपन की बात करते हैं, कहते हैं कि सर पद्य की व्याख्या तो हो जाती है, गद्य में क्या व्याख्या करें? तो पूछता हूं पद्य की कैसे होती है? तो पद्य में कैसे करते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, मैं काके पाए लगू। अब कह रहे व्याख्या हो गई, बीच में मैं लगा दिया, है लगा दिया, व्याख्या हो गई। तो व्याख्या का मतलब ये नहीं कि बीच में मैं, हैं, पै, ये सब लगाना। अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, उस बात को समझाना है अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में समझाते हुए एग्जाम्पल दीजिए, किसी का देना हो वो दे दीजिए, बड़े प्यार मोहब्बत से समझाइए अपनी बात को, ये इसका पर्पज है। विशेष के दो मतलब हैं, एक होता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मतलब संवेदना का सौंदर्य, इसमें ये विचार है, महान विचार है, तो ये है, तो वो है, वो सब चीजें। एक होता है कला सौंदर्य। कला सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा, बिंब, प्रतीक, कोई अलंकार हो, कोई गुण हो, वो सब। गुण भी हमने पढ़े नहीं है, कविता में पढ़ेंगे तो वहां लिख सकते हैं। इन सब के अलावा ये दोनों ध्यान में ना आए तो तुलना कर दीजिए कि उस लेखक की उस कविता में भी ऐसा ही भाव दिखता है। हिंदी में मिल जाए बढ़िया, ना मिले तो इंग्लिश का ढूंढ लाइए, ना मिले तो फ्रेंच का ही ढूंढ लाइए कि समकालीन फ्रेंच लेखक ज्यां गुस्ताव, कुछ भी नाम ले लीजिए, ज्यां गुस्ताव ने भी अपनी एक कहानी, कुछ भी नाम लिखिए, में ऐसा भाव व्यक्त किया है। परीक्षक भी गदगद की आज जाके मिला वो बच्चा जिसके लिए ये परीक्षा शुरू की गई थी। तो इन सब बातों का मतलब असली लिखना, झूठ मत लिखना। लेकिन हाँ भाई, अगर आप झूठ भी लिखेंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, सीधी सी बात। अगर आप मेरे सामने लिख के भेज दें कि ज्यां गुस्ताव ने हाल ही में अनातोलिया में इस तरह की बात की है, अब मैं इतनी फुर्सत मेरे पास नहीं कि मैं नेट पर सर्च करूँ अनातोलिया है कि नहीं है, उसमें बात कही है कि नहीं कही है। मैं ठीक है, कह रहे तो मान लेते हैं। केवल इतना नहीं, मैं प्रभावित हो जाऊंगा कि यार कितना पढ़ने वाले बच्चे आ गए आजकल, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप चालाकी कर रहे हैं। ऐसे परीक्षक लोग भी, वो तो जिस उम्र में होते हैं वो तो और नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब पढ़ेंगे तो भी जाना है, नहीं पढ़ेंगे तो भी जाना है, तो अब और पढ़ के क्या हो जाएगा, तो नहीं पढ़ना चाहते आमतौर पर। तो तुलना कर सकते हैं, तुलना बिना खेल पा रहे तो प्रासंगिकता लिख दीजिए कि ये पंक्तियां आज भी बहुत खतरनाक तरीके से प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो भी आपको सूझे वहां पर वो लिख दीजिए। तुलना में साहित्य से भी कर सकते हैं, दर्शन से भी कर सकते हैं, दार्शनिक से भी, महान आदमी से भी, विचारधारा से भी, जिससे करनी हो कर दीजिए तुलना। कि ऐसी ही बात अमेरिका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता नायक लेनिन ने भी कही थी। बस तथ्य ठीक लिखिएगा, है ना, जिस देश का लिखे नायक वही का हो, उसको गड़बड़ मत कर दीजिएगा। तो अगर कोई ऐतिहासिक संदर्भ लेना चाहें तो वो भी लीजिए। तो सोवियत संघ की क्रांति के नायक लेनिन ने एक कथन कहा था जो इससे मेल खाता, ठीक है, लिखिए। मेरा भाव समझ में आ रहा है आप लोगों को? और कुल मिला के लिख लीजिए 3 ही है। बहुत मन करे 4 लिख दीजिए, मन बेचैन है तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस जहां 5 लिखेंगे एक सवाल का उत्तर छूट गया आपका, लास्ट वाला। और आखिरी उत्तर पता है कैसा होता है? वो केवल मतलब वो शिल्प का प्रमाण होता है, स्थापत्य कला का नमूना होता है, लेखन कला का नहीं होता है। उसमें स्थापत्य कला, सीधा
3 डब्बे बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसके नीचे एक बनाया, इसके नीचे एक हो गया, पूरा हो गया। पर वो भी ठीक है, उसमें भी 2-4 नंबर मिल ही जाते हैं, तो छोड़िएगा मत। तो इस पैरामीटर पे व्याख्या खेले हम लोग, या एक बार आप प्रयोग करके देखना चाहेंगे अपने आप भी? हाँ 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 हाँ। उस केस में व्याख्या को बढ़ा दीजिए, व्याख्या जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है। हाँ, अच्छी समझ है, वो तो है। ये कह रहे हैं कि प्रसंग वाले में जो दूसरा हिस्सा आप कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो लिखेंगे तो ये तो महसूस होगा कि परीक्षा की मतलब विषय की अच्छी समझ है, वो तो है ही। जब आप कहेंगे कि ये पंक्ति गोदान से ली गई हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि उपन्यास के अंत में जब हीरा और होरी की बातचीत चल रही है, उसमें हीरा के ये कहने पर कि भैया आप दुबले हो गए हैं, होरी ने जवाब दिया है, इससे ये पता लगता है कि उपन्यास पढ़ा है। ठीक है, इससे ये पता लगता है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कविताओं में आपको ये पहचानने में दिक्कत आमतौर पर नहीं आएगी कि कविता कहां से ली गई है, पहचान में आ जाएगा। दिक्कत आएगी कि कह क्या रहा है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां व्याख्या आएगी सूर से, तुलसी से, कबीर से, जयसी से, बिहारी से। जो ब्रज भाषा, अवधि या सदुकड़ी में लिखते हैं वो भाषा आज से थोड़ी सी अलग है। 5 में से कम 2 व्याख्याएं आएंगी मध्यकाल से। पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, हम जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कैसे पहचानना है। आधुनिक काल में समझ में आएगी, असाध्य वीणा है, ब्रह्म राक्षस है, वहां समझ भी आएगी, व्याख्या लिख भी पाएंगे, आप आराम से लिख लेंगे। गद्य में संकट है पहचानने का, और कुछ व्याख्याएं तो ऐसी है, मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट दूंगा। स्कंदगुप्त में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं, वो पढ़ के लगता है कि कविता क्या है, निबंध से ली गई है। ऐसे ही कुछ पंक्तियां निबंध निलय की हैं जो कंफ्यूज करती हैं, तो वो कंफ्यूज करने वाली व्याख्याएं तो आपको दे देंगे अलग से कि किनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने उपन्यास, कहानियां, नाटक पढ़ लिए हैं तो मेरा अनुमान है कि 5 में से 3 को आप एग्जैक्ट पहचान पाएंगे। रचना भी, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, पहचान जाएंगे। जैसे मसलन जब कहानी वाला हिस्सा खत्म हुआ तो हमने क्या किया, कहानी की व्याख्याएं देखी, 2 ही व्याख्याएं आई थी, और वो पढ़ते ही आपने बता दिया था कहां से व्याख्या आई है। उसके लिए आपने रिसर्च तो की नहीं थी, क्योंकि कहानी पढ़ी हुई थी, समझ में आ गया था। अब ऐसा करेंगे, जिस दिन हमारे उपन्यास खत्म होंगे ना, मैं उपन्यास से सारी व्याख्या ले आऊंगा और वो हम सब देखेंगे हम कितना पहचान पा रहे। मेरा अनुमान ये है कि आप गद्य वाले खंड में 5 में से 3 को एग्जैक्टली पहचान लेंगे, किस रचना से है, कौन से प्रसंग से है। एक में रचना पहचान लेंगे, प्रसंग नहीं पहचान पाएंगे, और एक में कुछ नहीं पहचान पाएंगे। इसके बाद भी 315 नंबर आ जाएंगे अगर अच्छा लिख के आएंगे तो। और कोशिश क्या करनी है कि 10 की 10 व्याख्याएं ठीक हो जाए। आज मैं छोड़ता हूं, कल इस व्याख्या को करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।